मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे सेशन में। और आज का जो सेशन है आप लोग के लिए केमिस्ट्री का जो आप लोग का चैप्टर 2 है जो कि बिलियन है। आज हम लोग उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ से आप लोग जो अपना केमिस्ट्री का नोट्स वाला कॉपी बना रहे हैं उसको आप लोग निकाल लीजिए, और यहाँ पर जो जो भी चीज़ आप लोग समझाएंगे बताएंगे उसको आप लोग को अपने नोट्स वाला कॉपी में अच्छे से लिखना है, अच्छे से तैयार करना है, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे नंबर आप लोग प्राप्त करें। तो यहाँ से सारे बच्चे बता देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ही बाबू स्पेशल होगा। और आप लोग जो केमिस्ट्री का नोट्स बना रहे हैं उसको आप लोग धीरे धीरे आप लोग रिवाइज भी करते रहेंगे पीछे का, ताकि आप लोग चीज़ों को भूलें ना और आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में कोई परेशानी भी ना हो। चलिएगा, आज का जो हम लोग का टॉपिक है देखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों वाष्पन किसे कहते हैं, ठीक है ना। वाष्पन को समझना है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्रव के जो अणु हैं वह वाष्प अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, ऐसे कोई पात्र में कोई बर्तन में पानी रखा हुआ है और जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो मेरे प्यारे साथियों द्रव का कण होता है, अणु होता है, वह वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो वही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जिस पात्र में द्रव रखा है, ठीक है ना, चाहे किसी भी पात्र में द्रव रखा है, तो उसके जो हम लोग के अणु है, ठीक है ना, उसके जो अणु हैं वह वाष्प अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस क्या कहलाती है बाबू, तो वह प्रक्रिया हम लोग की वाष्पन कहलाती है। और यही आप लोग का मतलब वाष्पन हम लोग कहते हैं। तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है कि वाष्पन किसे कहते हैं। तो आप लोग यह परिभाषा अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में लिख दीजिएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग का अगला आता है, देखिएगा कि संघनन क्या है, ठीक है ना। देखिए, हम लोग का 2 पार्ट होता है, 2 यहाँ पर कंसेप्ट होता है कि वाष्पन और संघनन। तो वाष्पन क्या होता है ना कि कोई पात्र है, कोई बर्तन है, तो ओकर अणु मतलब जल के अणु द्रव में बदल गया, सॉरी जो हम लोग का जल का अणु है वह गैस में बदल गया, ठीक है ना, क्या हो गया, गैस में बदल गया, तो यह कहलाएगा वाष्पन। यदि मान लीजिए कोई गैस का अणु है वो द्रव में बदल गया तो यह कहलाता है संघनन। यानी आप लोग यहाँ से एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि यह मेरे प्यारे साथियों क्या है, द्रव है, ठीक है ना। तो द्रव से आप लोग यहाँ पर लिखिएगा गैस, ठीक है ना। द्रव से गैस, द्रव से गैस होगा ना तो यह कहलाएगा आप लोगों का वाष्पन, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, वाष्पन आप लोगों का कहलाएगा। गैस से द्रव का आने का जो प्रक्रिया होता है ना, यह आप लोगों का संघनन कहलाता है। तो दोनों आप लोग समझ गए कि द्रव से गैस की ओर जाएगा तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। और कोई गैस के अणु द्रव में बदलेंगे तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। दोनों में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगा कि सर वाष्पन क्या होता है, संघनन क्या होता है, पूरी तरह से आप लोग समझ गए हैं। अब अगला बार आता है, देखिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साम्यावस्था को परिभाषित करिए। साम्यावस्था क्या होता है, साम्यावस्था को साम्यावस्था का जो इंग्लिश वर्ड होता है वह होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। मतलब साम्यावस्था मतलब जानते हैं पूरी तरह से, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो मान लीजिए कोई बच्चा आया, कोई हमको इधर से इधर खींच रहा है तो हम इधर झुकेंगे। हाँ, कोई बच्चा आया हमको यहाँ से इधर खींचेगा तो हम इधर खींचेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पर हैं, हमारे लेफ्ट साइड और हमारे राइट साइड यदि दोनों ओर से बल सेम लगता है, ठीक है ना, दोनों ओर से क्या लगता है कि बल सेम लगता है, तो हम न इधर झुकेंगे न ही हम इधर झुकेंगे। तो जब दोनों ओर से लगने वाला बल समान हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। लेकिन अब इसी का कॉपी पेस्ट करना है काम है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में क्या कहा गया ना
जैसे देखिएगा, जैसे आप लोगों का यह एगो पात्र है, ठीक है ना, पात्र है, और इस पात्र में हम लोग का जल भरा हुआ है। क्या, इस पात्र में हम लोग का जल भरा हुआ है। जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर के जो जल के अणु है, जो कण है, वो हम लोग के उवाष्प में बदलेंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, उवाष्प में बदलेंगे। तो याद रखिएगा, जल के अणु का उवाष्प में बदलने की दर, ध्यान सुनिएगा, जल के अणु का वाष्प में बदलने की दर तथा, और मेरे प्यारे साथियों, कोई बर्तन है और ऊपर के जो अणु है, मतलब जो गैस के अणु है, वो हम लोग के लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जल के अणु गैस में जा रहे हैं और गैस के अणु जल में जा रहे हैं। मतलब देखिएगा, जल के जो कण है वह वाष्प अवस्था में जा रहे हैं और जो वाष्प अवस्था में जो कण है वह जल में आ रहे हैं। तो जब ऐसा टेम्परेचर, ठीक है ना, ऐसा फिक्स टेम्परेचर जिस पर जल के अणु वाष्प में बदल रहे हैं और उसी टेम्परेचर पर जो गैस के अणु हैं, ठीक है ना, वह मेरे प्यारे साथियों द्रव में बदल रहे हैं। जब यह रेट समान हो जाता है, यह दर समान हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। अब पढ़िए, कुछ समय पश्चात ऐसी स्थिति आती है कि देखिएगा कि द्रव की सतह को छोड़ने वाले अणुओं की संख्या, ठीक है ना, द्रव की सतह से छोड़ने वाले अणुओं की संख्या और संघनित होने वाले अणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। अर्थात एक निश्चित ताप पर, ठीक है ना, एक फिक्स टेम्परेचर पर वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है। तो इसे साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम हम लोग कहते हैं। तो आप लोगों को साम्यावस्था समझ में आ गया होगा कि किसी भी पात्र में बर्तन रखा हुआ है तो उसके जल के कण को वाष्प में बदलने की दर और वाष्प से जल में बदलने की दर जब रेट समान हो जाता है तो इसी को हम लोग साम्यावस्था बोलते हैं और आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब आइएगा, यहाँ पर अगला पॉइंट आप लोग का आता है प्यारे बच्चों कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज अ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर हम लोग किसे कहते हैं। तो एक निश्चित ताप पर साम्य की अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया जो दाब होता है वही वाष्प दाब कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे प्यारे साथियों, कोई बर्तन है, ठीक है ना, और ऐसा फिक्स टेम्परेचर हो गया जिससे द्रव के अणु वाष्प में जा रहे हैं और वाष्प के जो अणु हैं वह द्रव में आ रहे हैं। तो जब यह रेट समान हो जाएगा तो यह साम्यावस्था कहलाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उसी समय जब वाष्प अवस्था के जो कण हैं यदि वह द्रव में बदलेंगे तो द्रव के सतह पर कुछ दाब लगाएंगे, ठीक है ना, द्रव के सतह पे क्या करेंगे, कुछ दाब लगाएंगे। जैसे आप लोग का एगो बंद रूम है, कमाड़ी बंद है, तो आप लोग जब रूम में प्रवेश करते हैं तो कमाड़ी पर धक्का लगाते हैं ना, कमाड़ी पर धक्का लगाते हैं, तब आपका कमाड़ी खुलता है, रूम में प्रवेश करते हैं। तो आप लोग बाहर से आते हैं, रूम में प्रवेश करने के लिए दरवाजा पर धक्का लगाते हैं, तो वही जो धक्का लगाते हैं, वही जो प्रेशर लगाते हैं कमाड़ी पर, वही तो आप लोग का वाष्प दाब है। समझ में आ गया, वही क्या है आप लोग का वाष्प दाब। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर जब साम्य अवस्था में, ठीक है ना, साम्य अवस्था में वाष्प के जो अणु होते हैं, ठीक है ना, वह द्रव के कहाँ, द्रव के सतह पर जो दाब डालते हैं, ठीक है ना, जो दाब डालते हैं वही हम लोग का वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला बार, अब देखिएगा, यह आप लोग कुछ इमेज हैं, देखिएगा, यह आप लोग का जो है ना बाबू, यह हम लोग का द्रव का लिक्विड है, ठीक है ना। जो द्रव में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं और जो ठोस के पार्टिकल होते हैं ना वो और नज़दीक होते हैं। तो आप लोग उस समय को प्रश्न पूछ रहे हैं कि ठोस, द्रव और गैस, सबसे इन तीनों अवस्था में जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वह मेरे प्यारे साथियों सबसे नज़दीक कोना में होते हैं। आप लोग बताना है, ठीक है ना, कि सबसे नज़दीक किस माध्यम में पार्टिकल सबसे क्लोज होते हैं, ठोस में कि द्रव में, गैस में। सबसे नज़दीक, सबसे क्लोज जो पार्टिकल होते हैं वह ठोस अवस्था में होते हैं, एकरा से हल्का सा कम द्रव में होते हैं और एकरा से हल्का सा कम गैस में होते हैं। यानी सबसे जो पार्टिकल होता है ना क्लोज एकदम, मतलब कसाइल, मतलब एके में
पूरा सटल है, बुझा गेल ना। यह होता है आप लोग का ठोस में आ तनी फैल फैल, ठीक है, तनी दूर दूर होता है द्रव में, आ गैस में पूरा दूर दूर होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यह आप लोग का द्रव पदार्थ का पार्टिकल है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कितना वेरी क्लोज है। और यह आप लोग का ऊपर वाला गैस का है, देख रहे हैं कैसे दूर है। तो मेरे प्यारे साथियों, द्रव से गैस में जा रहा है और गैस से कहाँ रहा है, द्रव में। तो इसी टाइम पर जो गैस के पार्टिकल है, ठीक है ना, जो गैस के पार्टिकल है, देखिए यह गैस के पार्टिकल है, यह हम लोग का द्रव में बदलेगा। तो इस सतह पर जो प्रेशर लगा देगा, ठीक है ना, इस सतह पर प्रेशर लगाएगा तबे ना द्रव में चेंज होगा। तो वही प्रेशर कहलाता है आप लोग का वाष्प दाब, ठीक है ना। यह आप लोग का हो गया। अब अगला बार आइएगा यहाँ पर देखिएगा कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, ठीक है ना। वाष्प दाब का अवनमन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को अच्छे से समझना है। देखिए, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिश्रित कर देने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, तो इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब कहिएगा सर ये वाष्प दाब का अवनमन क्या है, इसको आप लोग समझाते हैं। जैसे आप लोग बाल्टी में एक बाल्टी पानी रखिए, ठीक है, और ओकरा में कुछ मत मिलाइए, नमक चीनी कुछ मत मिलाइए, ठीक है ना। शुद्ध एक बाल्टी, मतलब कल में एक बाल्टी पानी भर लीजिए और ओकरा के छत पे रख दीजिए, ठीक है। और पूरा गर्मी का दिन है, लह लह एकदम पूरा दोपहरिया है, और ओकरा में आप लोग 1 घंटा का टाइम देखिए, ठीक है ना। 1 घंटा का टाइम, बाल्टी से जितना पानी सूखेगा आप लोग को वहां पर चिन्ह कर लेना है, ठीक है ना, कि मेरा इतना पानी सूखा है। अब देखिएगा, अब उसके बाद क्या करना है, फिर अगला टाइम क्या करना है कि उस बाल्टी में से पानी को फेंक दीजिए, ठीक है ना। फिर दोबारा पानी भरिए उतना, ठीक है ना, पानी भरिए और ओकरा में आप लोग आधा किलो 1 किलो चीनी चाहे नमक मिला दीजिए, ठीक है ना। पूरा घोर दीजिए। घोरने के बाद फिर आप लोग जहाँ छत पर रखे थे, जिस टाइम पर रखे थे रख दीजिए और 1 घंटा के लिए फिर छोड़ दीजिए। फिर देखिए कि जितना पानी उस टाइम उड़ा था का उतना उस टाइम पानी उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। अब उतना पानी जल्दी जल्दी नहीं उड़ेगा। क्यों नहीं उड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यह मेरे प्यारे साथियों आप लोग का एगो बाल्टी है, ठीक है ना, यह आप लोग का बाल्टी है। इस बाल्टी में आप लोग का यहाँ तक इतना पानी भरा हुआ है, कहिएगा ये सर इतना पानी हम लोग का भरा हुआ है। यदि ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पानी जल्दी जल्दी उड़ेगा। क्या होगा, पानी जल्दी जल्दी उड़ेगा, क्योंकि एकदम प्योर पानी है, ठीक है ना, एकदम क्या है, यह प्योर पानी है, जल्दी जल्दी उड़ेगा, उड़ेगा ना, पानी जल्दी कम होगा। अब यहाँ पर देखिएगा यह आप लोग का दूसरा पात्र है, ठीक है ना, और एकरों में हम लोग पानी भरे, ठीक है ना, इसमें भी हम लोग पानी भर दिए। लेकिन हम एकरा में क्या किए कि आधा चाहे 1 किलो हम लोग नमक मिला दिए, चाहे हम लोग चीनी मिला दिए। तो जो मेरे प्यारे साथियों इसमें हम आधा किलो और चाहे 1 किलो हम लोग चीनी चाहे नमक मिलाएंगे, तो वो ठोस पदार्थ का पार्टिकल इस सतह पर कहीं ना कहीं तो आएगा ना। मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं सतह पर भी उस चीनी का नमक का अणु सतह पर रहेगा, तो सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, रोकेगा, रोकेगा ना। आप लोग देखिएगा कि एक बाल्टी में पानी है, चीनी मिला कर रख देंगे, कितना घाम करेगा ना, तब पानी को उड़ाएगा, चीनी को नहीं उड़ाएगा, चीनी को नहीं उड़ा पाएगा, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा ना कि हम एक बाल्टी पानी है और ओकरा में चीनी चाहे नमक मिला देते हैं और घामा में रखेंगे ना तो हमारा नमक वो उड़ जाएगा, चीनी उड़ जाएगा। ऐसा नहीं, पानी उड़ता है, नमक चीनी आप लोगों का नहीं उड़ेगा, वो जम जाएगा उसी में। तो जो हम लोग नमक चीनी मिलाएंगे तो सतहों पर आएगा पार्टिकल, तो जो कि हम लोग का देखिए। अब इस केस में क्या था, प्योर पानी था, पूरा सतह से उड़ेगा, ठीक है ना, पूरा सतह से उड़ेगा। अब इसमें क्या हो गया, कुछ हम लोग के पार्टिकल आ गया, ठीक है ना, पार्टिकल आ गया। तो यह पार्टिकल क्या करेगा कि द्रव के वाष्प बनने से रोकेगा। तो एकर क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे प्यारे साथियों एजा वाष्प दाब कम हो जाएगा, एजा हम लोग का ज्यादा हो जाएगा। वही लिखा गया है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को मिला देते हैं, मिश्रित कर देने पर जो विलयन का वाष्प दाब होता है, यह विलयन हो गया। एकरा में हम लोग कुछ मटेरियल मिला दिए, ठीक है ना, नमक चाहे चीनी मिला दिए, तो यह वाला हम लोग का विलयन हो गया, यह विलयन हो गया। और यह आप लोग का शुद्ध क्या है, शुद्ध हम लोग का विलायक है, यह शुद्ध विलायक है और यह क्या हो गया, विलयन हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम हो जाता है। अब एकर जो वाष्प दाब होगा हेकरा से तो कम ही रहेगा, क्योंकि हेकरा में जल्दी जल्दी उड़ेगा और हेकरा में नहीं उड़ेगा, क्योंकि हेकरा में मटेरियल मिला दिए हैं। तो मेरे प्यारे साथी एकर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये कोनो ज्यादा थोड़े हार्ड सवाल है, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये आप लोग का प्रैक्टिकल वाला चीज है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वाष्प दाब का अवनमन हम लोग का क्या होता है। ठीक है, इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोनो प्रकार की समस्या आप लोगों का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि विलियन का वाष्प दाब और राउल का नियम। ठीक है ना, राउल के नियम को हम लोगों को समझना है। देखिएगा राउल्ट का जो नियम होता है वह क्या होता है आप लोग समझना है। देखिएगा ध्यान से, राउल्ट का नियम क्या कहता है बाबू, कि किसी विलयन में विलय के सांद्रण, ठीक है ना, विलय का जो सांद्रण है और वाष्प दाब का जो अवनमन होता है उसके संबंध में एगो नियम दिया गया है। ठीक है ना, उसके संबंध में एगो नियम दिया गया जिसे हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, देखिए राउल्ट का नियम दो तरह से डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, राउल्ट का नियम दो तरह से डिफाइन किया गया है। एगो वाष्पशील विलय खातिर, मतलब जैसे देखिएगा, जैसे पानी में हम लोग नमक मिलाएंगे तो नमक पानी में घुल जाएगा ना। अब मान लीजिए पानी में हम लोग ईंटा मिला दें तो कब ईंटा घुलेगा, पानी में हम कुछ ऐसा मटेरियल मिला दें जो पानी में घुलबे नहीं करेगा, हम छताइल रहेगा, तो वह हो जाएगा अवाष्पशील। और कुछ ऐसा मटेरियल जो पानी में घुल जाएगा, समझ गए ना, वह पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। तो जो राउल्ट का नियम है दो तरह से डिफाइन किया गया। एगो जो पानी में घुल जाएगा, एगो वो जो पानी में नहीं घुलेगा। तो बिल्कुल यहाँ से हो गया राउल्ट्स लॉ को आप लोग समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, वाष्पशील मतलब कि ऐसा मटेरियल जो हम लोग के जल में घुल जाएगा, जल में समझिए ना, विलायक में घुल जाएगा। ठीक है ना, उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है ना, उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह आप लोग का राउल्ट का नियम है। ठीक है ना, क्या है, यह राउल्ट का नियम है। किसके संबंध में, हम लोग का वाष्पशील के संबंध में, कि हम लोग एगो फिक्स टेम्परेचर पे हम लोग जितना भी एगो बाल्टी में, मान लीजिए कि हो सकता है कि बाल्टी में पानी है तो ओकरा में ये फिक्स नहीं है कि हम लोग खाली नमक ही मिलाएंगे, नमक चीनी दोनों मिला सकते हैं। तो एगो विलायक में हम लोग दो तरह के विलय पदार्थ को मिला सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा गया है कि स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में जितना अवयव मिलाएंगे, ठीक है ना, जितना अवयव मिलाएंगे उस सब का जो आंशिक वाष्प दाब है उस सब के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे आप लोग यहाँ देखिएगा, वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ठीक है ना, निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब है, ठीक है ना, प्रत्येक घटक का, जैसे मान लीजिए कि हम नमक और चीनी दोनों मिला दिए, ठीक है ना, नमक और चीनी, तो नमक का निकालेंगे वाष्प दाब, फिर हम लोग चीनी का निकालेंगे, ऐसे। तो प्रत्येक घटक का जो आंशिक दाब होता है शुद्ध घटक के वाष्प दाब है तथा विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखिएगा हमको ए पदार्थ का वाष्प दाब निकालना है, ठीक है ना, तो यह शुद्ध अवस्था का, ठीक है ना, यह जो P0A आप लोग देख रहे हैं ना, P0A भी पढ़ते हैं, यह शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। ठीक है ना, यह शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। और फिर ए मटेरियल का क्या है, यह आप लोगों का मूल प्रभाज है। उसी प्रकार हम बी का निकालेंगे तो शुद्ध अवस्था का हो जाएगा और फिर उसके बाद एक और मूल प्रभाज हम लोगों का हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ साफ साफ लिखा है जो पीए होता है, जो पीवी होता है, वह विलयन में क्रमशः ए और बी का क्या होता है, वाष्प दाब होता है। और जो PA0 होता है ना, ये शुद्ध अवस्था में उनके वाष्प दाब होता है। और जो आप लोग XA और XB देख रहे हैं उनके मूल प्रभाज हैं। ठीक है ना, तो मूल प्रभाज को आप लोग बताए थे कि मूल प्रभाज को हम लोग X से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर जो नाम रहता है उसी का मूल प्रभाज होता है। सामान्य ताप पर विलयन का जो कुल दाब है उसको P मान लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं। देखिएगा जो हम लोग अलग अलग मटेरियल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कि चीनी का इतना है, नमक का उतना है, ओकर इतना है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल, ठीक है ना, टोटल जो है मेरे प्यारे साथ, इसे आप देखिएगा, कोई मान लीजिए आप लोग सामान किनने जाते हैं तो सामान किनते हैं तो सबका रेट अलग अलग होता है, सबका रेट अलग अलग होता है, लेकिन अंत में आप लोग को पता चलता है कि नहीं हमारे सामान किनने में टोटल इतना पैसा लगा है। अंत में देखिए कोई भी सामान किनेगा तो सबका रेट अलग अलग होता है और जब अंत में पैसा काउंट होता है तो टोटल उतना पैसा आता है। ठीक है ना, कि नहीं इतना पैसा लगा है सामान किनने में। उसी प्रकार से जो हम लोग का एगो बाल्टी है
उसमें अलग अलग पदार्थ के लिए वाष्प दाब निकाल दिए, लेकिन टोटल देखेंगे कि टोटल दाब कितना लग रहा है। तो वही जो कुल दाब है ना उसको हम लोग P मान लिए हैं, और आंशिक दाब हम लोग का PA है और PB है, दो गो पदार्थ है। तो उसी प्रकार देखिए हम लोग टोटल दाब निकालेंगे, ठीक है ना। तो A पदार्थ का और फिर B का, दोनों का हम लोग जोड़ देंगे ना, दोनों का जोड़ देंगे। तो PA का वैल्यू यहाँ पर है और PB का वैल्यू यहाँ पर है। तो यह आप लोग को याद रखना कुल दाब का हो जाएगा। यहाँ पर आइएगा, अब देखिएगा अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम, मतलब कि अब देखिएगा अब ऐसा है ना कि कोई पदार्थ में, कोई विलायक में ऐसा मटेरियल मिलाएंगे कि जो वह घुलबे नहीं करेगा, समझ गए ना, वह घुलबे नहीं करेगा, वह छताइल रहेगा, ठीक है ना, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो अब देखिएगा स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय के विलयन में जो विलयन का वाष्प दाब होता है, ठीक है ना, जो विलयन का वाष्प दाब होगा उसमें उपस्थित विलायक के, ठीक है ना, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह किसके लिए है, यह अवाष्पशील के लिए है। और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी लिखा है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, ठीक है ना, विलयन का वाष्प दाब निकालने का फॉर्मूला होता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध विलायक मतलब का कि ओकरा में हम कुछ नहीं मिलाए हैं, एक बाल्टी पानी छत रखे हैं तो कुछ नहीं, बस वह एक बाल्टी पानी, वह कहलाएगा शुद्ध विलायक है। विलायक में एकदम शुद्ध रहता है, लेकिन जब कोई मटेरियल मिला देते हैं ना तो वह विलयन बन जाता है। विलयन आप लोग याद रखिए, विलयन शुद्ध नहीं होता है, विलयन आप लोग का एक पदार्थ से बन ही नहीं सकता है, दो पदार्थ कम से कम होने चाहिए विलयन में। जब एक पदार्थ रहेगा तो या तो वह विलायक कहलाएगा और नहीं तो वह विलय कहलाएगा। जिसका मात्रा ज़्यादा है वह विलायक होगा और जिसका मात्रा कम है वह विलय कहलाएगा। लेकिन जहाँ भी विलयन बोलेंगे ना तो विलयन का मतलब आप लोग यह समझिएगा कि वह अकेला नहीं है, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हुआ है तभी विलयन हम लोग का बना हुआ है। तो यहाँ विलयन का वाष्प दाब निकालेंगे ना तो देखिए यहाँ फार्मूला क्या कहता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध मतलब कि ओकरा में कोनो चीज हम लोग नहीं मिलाए हैं, और ओकरा बाद विलायक का मूल प्रभाज हम लोग को गुना करना है, बस आप लोग का यहाँ से निकल जाएगा। तो यह हो गया अवाष्पशील के लिए। अब आइएगा देखिएगा हेनरी के नियम के संदर्भ में राउल्ट का नियम। अब हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए दोनों फार्मूला आप लोग को यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिएगा PA बराबर यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा PA नॉट और यहाँ पर हम लोग का XA हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का नॉट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए PA बराबर PA नॉट XA, तो यह होता है राउल्ट के नियम अनुसार, ठीक है ना। राउल्ट के नियम अनुसार याद रखिएगा कि उसमें शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जो हेनरी का नियम होता है ना इसमें हम लोग KH आता है, याद रखिएगा। यह इस जो आप लोग KH देख रहे हैं ना इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी स्थिरांक, ठीक है ना। तो यह आप लोग का जो है PA बराबर KH इंटू XA, यह आप लोग का हेनरी का नियम होता है और यह आप लोगों का राउल्ट का नियम। तो दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह हो गया। अब देखिएगा आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ठीक है ना, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन देखिए वे सभी विलयन जो सभी टेम्परेचर पर और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वह कहलाएंगे आदर्श विलयन, ठीक है ना। आप लोग यहाँ समझ गए आदर्श विलयन कौन विलयन होते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे वह कहलाएंगे अनादर्श विलयन। मतलब जो पालन करेगा वह आदर्श और जो पालन नहीं करेगा वह अनादर्श विलयन कहलाएगा। तो यह आप लोग का हो गया। अब देखिएगा कि आदर्श विलयन के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होते हैं जो कि आप लोगों को समझना है। देखिएगा सबसे फर्स्ट में क्या है आदर्श विलयन के लिए कि जो विलयन होता है वह राउल्ट के नियम का पालन करता है। मतलब आदर्श विलयन में यदि कोई विलयन है, यदि बोल रहा है कि हम आदर्श विलयन है तो भाई उसको राउल्ट के नियम का जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब हम लोग उसको आदर्श विलयन कहेंगे। तो यह आप लोग का आदर्श विलयन हो गया। इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, समस्या आप लोग को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि दोनों अवयव की जो मिलाने पर विलयन का आयतन होता है वह विलयन के आयतन में जो परिवर्तन होता है मतलब चेंज होता है वह आप लोग का शून्य होना चाहिए। यानी आप लोग का डेल्टा V इक्वल टू 0 आप लोग को यहाँ से याद रखना है कि आदर्श विलयन कोई है तो उसमें उसके आयतन में कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा हम लोग 1 लीटर पानी
और आधा लीटर कोई और चीज़ मिलाएंगे तो टोटल आयतन कितना होगा 1.5 लीटर। उसके आयतन में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हम 1 लीटर मिलाए पानी और आधा लीटर कुछ और ही मिलाए और अंत में जब आयतन का मापन हुआ तो मालूम चला कि हम लोग का 1.5 लीटर नहीं है, ओकरा से कम है। तो आयतन में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, आयतन एकदम शुद्ध होना चाहिए। वही यहाँ पर कह रहा है कि आयतन का परिवर्तन शून्य होना चाहिए, मतलब आयतन में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब बढ़ाव चढ़ाव उतराव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 3 नंबर में लिखा गया है कि दोनों अवयव को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। वही जब दो पदार्थों को मिलाएंगे तो जो उससे नेट आयतन होगा उन दोनों के आयतनों के योगफल के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा कम बेसी नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही डेल्टा V = 0 और डेल्टा H = 0, यह आप लोग को दोनों याद रखना है। अब इसके बाद आइएगा कि आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग को याद रखना है। कभी काल पूछ सकता है कि आप लोग का बेंजीन और टॉलुइन, ठीक है ना, किसका एग्जाम्पल है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन किसका एग्जाम्पल है। तो यह आप लोग के आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है। एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, एथिल आयोडाइड हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सारे जो हैं आप लोगों के आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। आप लोगों को याद रखना, एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। एग्जाम में सवाल नहीं, ऑब्जेक्टिव में नहीं बनेगा तो 2 नंबरिया में भी आप लोगों से बन सकता है कि आदर्श विलयन के उदाहरण लिखें, ठीक है ना। आदर्श विलयन के 2 एग्जाम्पल लिखें। तो यह आप लोग का 4 एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ से आइएगा कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिएगा, वे सभी विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का, ठीक है ना, पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। सिंपल सा बात है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वह आदर्श विलयन कहलाएगा, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वह अनादर्श विलयन कहलाएगा। यह आप लोग का यहाँ से हो गया। अब देखिएगा, अनादर्श विलयन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं मतलब उसका अपना प्रॉपर्टीज, उसका अपना गुण है। देखिएगा, फर्स्ट में क्या कहा गया है कि राउल्ट नियम से यह विचलन प्रदर्शित करते हैं, मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा लेकिन यह विचलन प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद देखिएगा कि अनादर्श विलयन में क्या होता है कि डेल्टा H जो मिक्सिंग होता है ना, यह शून्य के बराबर नहीं होगा। जैसे आदर्श विलयन में जो परिवर्तन था वह शून्य होगा, लेकिन अनादर्श विलयन में परिवर्तन चेंज होगा। मतलब कि मेरे प्यारे साथियों, इसमें आयतन में चेंजिंग देखने को आप लोगों को मिलेगा, मतलब चढ़ाव उतराव देखने को मिलेगा। डेल्टा V मिक्सिंग जो होगा वो शून्य के बराबर नहीं होगा। तो यह आप लोगों को 3 चीज समझना है कि अनादर्श विलयन के यही आप लोगों के एग्जाम्पल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को यहाँ से केमिस्ट्री में आप लोगों के चैप्टर 2 सॉल्यूशन के बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण आप लोग कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, बताए हैं। इसको आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसके आगे आप लोगों को अच्छे से नोट्स करवाएंगे। यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, सारे बच्चे लोग रिवाइज कर लेंगे। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए सारे बच्चे रेडी रहेंगे, ठीक है ना, कि ये सर जी इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए और आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहेंगे। बहुत जल्द आप लोगों का आने वाला है। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।